पाचन की क्रियाविधि में हमारा तीसरा चरण है पचित भोजन का अवशोषण। इससे पहले हम दो चरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला चरण पहला चरण अंतर्ग्रहण था, दूसरा चरण पाचन था, जिसमें हमने मुख गुहिका में पाचन, आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन पढ़ा था। अब पाचन की क्रियाविधि का तीसरा चरण पचित भोजन का अवशोषण होता है। सबसे पहले अवशोषण की परिभाषा, जब छोटी आंत के अंदर भोज्य पदार्थ का पाचन हो जाता है तो छोटी आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से यह पचित भोजन रुधिर में और लसिका के अंदर स्थानांतरित होता है। यानी छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाएगा, भोजन का पाचन होने के बाद पचित भोजन आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर और लसिका में जाता है। इस क्रिया को ही अवशोषण के नाम से जाना जाता है। यानी जो भी पचित भोजन है आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर या लसिका में स्थानांतरण होने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। तो अवशोषण की डेफिनेशन, पचित भोजन का आंत की उपकला कोशिकाओं के माध्यम से रुधिर और लसिका में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। सेकंड, अवशोषण की क्रिया प्रमुख रूप से क्षुद्रांत्र में संपन्न होती है। यानी अधिकांश पदार्थों का अवशोषण क्षुद्रांत्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन वसा में घुलनशील कुछ पदार्थ जैसे अल्कोहल, औषधि आदि का अवशोषण आमाशय में भी होता है। इसके अलावा जल और विटामिन के का अवशोषण बृहदांत्र में होता है। तो सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया क्षुद्रांत्र में होगी। कुछ मात्रा में अल्कोहल और औषधि का अवशोषण आमाशय में किया जाता है। जल और विटामिन के का अवशोषण बृहदांत्र में किया जाता है। अब क्षुद्रांत्र के अंदर जब हमने स्ट्रक्चर या संरचना आहार नाल की पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था रसांकुर या बिलाई नाम की संरचना मिलती है। एक रसांकुर या बिलाई इस तरह की स्ट्रक्चर छोटी आंत के अंदर पाई जाती है और इन रसांकुर या बिलाई के अंदर लसिका केशिका और रुधिर केशिका उपस्थित होती है। ये रसांकुर या बिलाई जो है इसमें एक लसिका केशिका और इसी के साथ साथ एक रुधिर केशिका पाई जाती है। प्रत्येक रसांकुर में एक लसिका केशिका पाई जाएगी, एक रुधिर केशिका पाई जाती है, जो पदार्थों के अवशोषण में सहायता करती है। इस लसिका केशिका के द्वारा और रुधिर केशिका के द्वारा पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। स्ट्रक्चर पूरी हम रसांकुर की पढ़ चुके हैं। बिली माइक्रोबिलाई पाई जाती है, इसके अंदर की तरफ एक लसिका केशिका, एक रुधिर केशिका मिलेगी जो अवशोषण क्रिया में सहायता करने का काम करती है। इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद पचित भोजन में से अमीनो अम्ल और ग्लूकोज सक्रिय अभिगमन की क्रिया द्वारा रुधिर में अवशोषित होते हैं। सक्रिय अभिगमन होता है कुछ ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थ रुधिर के अंदर अवशोषित होंगे। तो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन विधि के द्वारा रुधिर में किया जाता है। सेकंड, विटामिन और लवण सक्रिय या निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषित होते हैं। यानी विटामिन और लवणों में दोनों ही प्रकार की विधियां पाई जा सकती है, सक्रिय विधि या निष्क्रिय विधि। सक्रिय विधि में ऊर्जा का उपयोग होगा अवशोषण की क्रिया में, जबकि निष्क्रिय विधि में बिना ऊर्जा के पदार्थ अवशोषित होते हैं। जल का अवशोषण विसरण के द्वारा किया जाता है। अब विसरण हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। तो जल का अवशोषण विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। जल का जो अवशोषण है वो विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होगा। वसा के अवशोषण के लिए एक क्रियाविधि अपनाई जाती है, क्योंकि वसा का डायरेक्ट अवशोषण रुधिर के अंदर नहीं हो पाता है। इसलिए वसा के अवशोषण के लिए क्रियाविधि को अपनाया जाएगा जिसमें
बसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण द्वारा लसिका में अवशोषित होते हैं। जो भी बसीय अम्ल है वो मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण के द्वारा लसिका के अंदर जाएंगे। लसिका के अंदर अवशोषण के बाद, यानी पहले इनका अवशोषण लसिका में होगा, बाद में ये रुधिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में बसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड के रूप में विसरण के द्वारा लसिका के अंदर अवशोषित होती है। इसके बाद बसा के अवशोषण में पित्त लवणों की या पित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बसा के अवशोषण में पित्त लवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये बसा के अणुओं के चारों तरफ मिलकर एक सूक्ष्म जटिल संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। अब मिसेल क्या है? मिसेल में अंदर की तरफ वसा के अणु उपस्थित होते हैं, इस तरह वसा के अणु पाए जाएंगे, और इसके बाहर चारों तरफ पित्त लवण पाए जाते हैं। तो मिसेल में अंदर की और वसा के अणु, ये वसा के अणु है, और बाहर की और पित्त लवण पाए जाते हैं। इस प्रकार से पित्त लवण और वसा के अणु आपस में मिलकर मिसेल नामक संरचना का निर्माण करते हैं। दोनों अणु आपस में मिल जाते हैं, पित्त लवण के अणु और वसा के अणु आपस में मिलेंगे, और इनके आपस में मिलने से मिसेल अणु का निर्माण होगा। मिसेल में अंदर की तरफ वसा की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जबकि बाहर की तरफ पित्त लवण पाया जाता है। अब ये जो मिसेल स्ट्रक्चर बनेगी, यह मिसेल स्ट्रक्चर सूक्ष्मांकुर के पास आती है। अभी हमने पढ़ा है सूक्ष्मांकुर छिद्रांत में जो रसांकुर उपस्थित है, इन्हीं के ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर के ऊपर पाई जाने वाली संरचना होती है सूक्ष्मांकुर या माइक्रोबिलाई। तो इन माइक्रोबिलाई या सूक्ष्मांकुर के पास ही मिसेल के अणु आते हैं, और इनमें उपस्थित वसा कोशिका झिल्ली के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वसा को कोशिका झिल्ली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि पित्त लवणों को वापस मुक्त कर दिया जाता है। यानी जब ये मिसेल के अणु सूक्ष्मांकुर के पास में आएंगे, तो इन मिसेल के अणु में उपस्थित वसा को इन सूक्ष्मांकुर की कोशिका झिल्ली द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, पित्त लवणों को वापस मुक्त कर दिया जाता है, जिससे ये दोबारा से मिसेल अणुओं का निर्माण कर सके। अगला, कोशिका के अंदर जब ये वसा चले जाती है, तो वसा और मोनोग्लिसराइड चिकनी ईआर में जाकर नई ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। जब कोशिका के अंदर इन वसा के अणुओं का अंदर अभिगमन हो जाता है, तो वसा और मोनोग्लिसराइड कोशिका में चिकनी ईआर में जाती है और नई ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करती है। ये नई बनने वाली ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन के अणु आपस में मिलकर काइलोमाइक्रोन नामक संरचना बनाते हैं। जो नई ट्राइग्लिसराइड बनेगी वह और प्रोटीन का अणु आपस में मिलकर काइलोमाइक्रोन संरचना बनाएंगे। काइलोमाइक्रोन संरचना में भी क्या होगा? अंदर की तरफ ट्राइग्लिसराइड अणु पाए जाते हैं, इस तरह से अंदर की तरफ ट्राइग्लिसराइड के अणु, और बाहर की तरफ प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। बाहर की तरफ प्रोटीन का आवरण, ये प्रोटीन का आवरण है, और ये ट्राइग्लिसराइड के अणु हैं। तो ट्राइग्लिसराइड अणुओं के चारों ओर प्रोटीन आवरण बना लेता है, और प्रोटीन का आवरण बनने से एक गोलाकार संरचना बनती है। इस गोलाकार संरचना को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। यानी अंदर की तरफ इसमें ट्राइग्लिसराइड और बाहर की तरफ इस संरचना में प्रोटीन का आवरण पाया जाएगा। ये काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा, या हिंदी में हम बोले बही कोशिका लयन की क्रिया द्वारा, लसिका केशिका में आते हैं। लसिका केशिका से शिरा के माध्यम से ये रुधिर के प्लाज्मा में आ जाते हैं। यानी काइलोमाइक्रोन बनेंगे, लसिका केशिका में आएंगे, लसिका केशिका से शिरा के माध्यम से ये रुधिर के प्लाज्मा में आ जाते हैं,
और रुधिर के प्लाज्मा में लाइपेज एंजाइम इन काइलोमाइक्रोन पर क्रिया करता है और इन काइलोमाइक्रोन को बसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। रुधिर के प्लाज्मा में जो काइलोमाइक्रोन आएंगे तो प्लाज्मा में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस काइलोमाइक्रोन को बसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के अंदर चेंज कर देगा या परिवर्तित कर देगा। तो वसा का जो अवशोषण है वो एक जटिल प्रक्रम के द्वारा संपन्न होता है। पहला तो मिशेल का निर्माण होगा कोशिका के अंदर जाने के लिए, कोशिका झिल्ली से अंदर आने के लिए मिशेल बनता है। मिशेल बनने के बाद जब ये कोशिका में चला जाएगा तो चिकनी यार में जाकर नई ट्राइग्लिसराइड बनेगी। उन ट्राइग्लिसराइड के अणुओं के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण हो जाता है, जिससे बनने वाली संरचना काइलोमाइक्रोन कहलाती है। काइलोमाइक्रोन लसिका केशिका में जाता है, जहां से शिरा के माध्यम से रुधिर प्लाज्मा में जाता है और रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित लाइपेज एंजाइम द्वारा इस काइलोमाइक्रोन को बसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से पचित भोजन के अवशोषण की क्रिया संपन्न होगी। अलग अलग प्रकार के पदार्थों का अवशोषण अलग अलग प्रकार से संपन्न होता है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाचन की क्रियाविधि का नेक्स्ट फोर्थ चरण होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की सीधी सी डेफिनेशन ये है कि जो भी खाद्य पदार्थों का अवशोषण हुआ है उनको रुधिर के द्वारा कोशिकाओं में ले जाया जाता है और कोशिका के अंदर इन पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इनसे उत्पन्न ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। नेक्स्ट, जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ है या जिसका उपयोग कोशिका द्वारा एटीपी के निर्माण में नहीं किया गया है, वह अतिरिक्त खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित होता है। शरीर में कोशिकाओं के अंदर ग्लाइकोजन या वसा के रूप में इन अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। इन पदार्थों से जब शरीर को आवश्यकता होती है तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का निर्माण किया जाता है और इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के निर्माण की क्रिया में यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी लीवर के द्वारा शरीर में संचित ग्लाइकोजन या वसा का उपयोग करके प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का निर्माण किया जाता है। तो स्वांगीकरण देखो क्या है, अवशोषित खाद्य पदार्थ रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचेंगे। कोशिका में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इन पदार्थों का विघटन किया जाता है और इनके विघटन से प्राप्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाएगा। अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित किया जाएगा। इस ग्लाइकोजन या वसा का उपयोग करके शरीर को जब भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की आवश्यकता होगी तो ग्लाइकोजन या संचित ग्लाइकोजन या वसा का उपयोग करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का निर्माण किया जाता है और इस क्रिया में यकृत के द्वारा या लीवर के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। संचित ग्लाइकोजन या वसा से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बनाने की क्रिया में लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट का जो चरण होता है उसे बहिक्षेपण के नाम से जाना जाता है। बहिक्षेपण का मतलब होता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, भोजन का अपचित भाग बृहदांत्र में आता है। बड़ी आंत का भाग बृहदांत्र, उसके अंदर भोजन का अपचित भाग आता है और बृहदांत्र में उपस्थित जीवाणु उस भोजन में उपस्थित सेल्यूलोज का विघटन कर देते हैं। सेल्यूलोज उस भोजन में उपस्थित है तो उस सेल्यूलोज का विघटन बृहदांत्र में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा किया जाएगा।
इसके बाद बृहदान्त्र के द्वारा उस अपचित भोजन में से जल का अवशोषण किया जाता है और मल का निर्माण किया जाता है। जो अपचित भाग है भोजन का, उसमें से जल को अवशोषित कर लिया जाएगा और उसके बाद मल का निर्माण कर दिया जाता है। अब बृहदान्त्र में भी कॉलन वाला जो भाग होता है, कॉलन, रेक्टम और एनस, 3 भाग होते हैं बृहदान्त्र के। तो बृहदान्त्र के कॉलन भाग में जल का अवशोषण होता है। अधिकांश अवशोषण बृहदान्त्र के कॉलन भाग के अंदर संपन्न किया जाता है। इसके बाद जल के अवशोषण के बाद शेष बचा हुआ अपचित भाग श्लेष्मा, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु, बिलिरुबिन वर्णक, ये सारे पदार्थ आपस में मिलकर मल का निर्माण करते हैं। यानी बृहदान्त्र के कॉलन भाग में जल को अवशोषित किया गया, इसके बाद शेष जो अपचित भाग बचेगा, श्लेष्मा उसके साथ मिलेगा, मृत उपकला कोशिकाएं, मृत जीवाणु, बिलिरुबिन वर्णक, ये सभी पदार्थ आपस में मिलकर मल का निर्माण करते हैं। और मल का विसर्जन तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। मल विसर्जन क्रिया का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और मल विसर्जन एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि जब मल से भरे हुए बृहदान्त्र के निचले भाग, जिसे हम बोलते हैं मलाशय, उसके अंदर उद्दीपन उत्पन्न होंगे, तो उन उद्दीपनों के फलस्वरूप मल का त्याग किया जाता है। उन उद्दीपनों के फलस्वरूप ये मल त्याग की क्रिया या मल को बाहर निकालने की क्रिया या बहिक्षेपण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे एक प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जब मलाशय की भित्ति पर या रेक्टम की भित्ति पर या बृहदान्त्र के निचले भाग की भित्ति पर मल का दाब लगभग 20 mmHg तक पहुंचता है, जैसे मलाशय की भित्ति है उस पर मल का दाब 20 mmHg पर पहुंचेगा, तो उस दाब के कारण उस बृहदान्त्र के निचले भाग या मलाशय में उद्दीपन उत्पन्न होंगे। उन उद्दीपनों से प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होगी और मल त्याग या बहिक्षेपण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार हमने पाचन की क्रियाविधि, मनुष्य के अंदर पाचन की क्रियाविधि के प्रमुख चरणों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें पहला चरण था भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण था पाचन। पाचन के अंदर भी हमने पढ़ा था मुख गुहिका के अंदर पाचन, आमाशय में पाचन, तीसरा था छोटी आंत में पाचन। उसके बाद हमने पढ़ा था पचित भोजन का अवशोषण, जो कुछ मात्रा में आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में संपन्न होता है। उसके बाद हमने 4th चरण पढ़ा है स्वांगीकरण और 5th चरण पढ़ा है बहिक्षेपण। तो इन 5 चरणों के अंदर मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रियाविधि या पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।